हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग लेसन 16 का सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट डील्स विथ मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे हम बहुत सारे वेरिएशंस जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो हम लोग के जो भाई बहन हैं उनमें जो वेरिएशंस हम देखते हैं, तो उसका जो बेसिस है वो इस पे है, मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट है ग्रेगोर जोहान मेंडल, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ओके, कि ये जो इन्होंने पी प्लांट है ना, जो मटर के पेड़ के साथ इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मतलब 7 साल के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए और जाके कुछ कंक्लूजन्स में ही अराइव्ड। ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी आर बेस्ड ऑन व्हाट? It is based on this sentence. Genetic material is transferred in equal quantity from parents to progeny. इसका मतलब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारे माँ बाप में है, वो इक्वल क्वांटिटी में, मतलब पेरेंट्स से लेके बच्चों तक इक्वल क्वांटिटी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अभी वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे। If both the parents make equal contribution to inheritance of characteristics, which characteristics will appear in the progeny? अभी देखो, जब एक बच्चा फॉर्म होता है तो दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, है ना। तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बच्चे में आएंगे, विच विल बी शोन। बच्चे के में सपोज बाल हो या आंख हो या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट होगा, मतलब यानी कि जो बच्चे में दिखाई देगा वो कौन सा होगा, वो मेंडल ने रिसर्च करके थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च किया था। जैसे मेंडल कैरी आउट रिसर्च इन दिस डायरेक्शन एंड पुट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। तो उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी को बताया हमको। तो उन्होंने कहा कि ये जो हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स है उसकी वजह से हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो वेदर दिखेंगे कि नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय मेंडल ऑलमोस्ट अ सेंचुरी हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो बहुत ही एस्टॉनिशिंग, मतलब बहुत ही अचंभित करने वाली थी। मतलब उन्होंने क्या किया, पी प्लांट है, हमारे मटर का पेड़ है ना, उसके विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे उन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, विजिबल मतलब जो आंखों से देखा जा सकता है। अभी हम सेल्यूलर लेवल पे नहीं देख रहे हैं, अभी जैसे हमने डीएनए आरएनए देखे थे वो सेल्यूलर लेवल पे थे। अभी ये जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मटर का कलर है येलो, यहाँ पर ग्रीन है। हाँ, फिर मटर एक तो राउंड दिख रहा है, एक ऐसे रिंकल्ड मतलब थोड़ा सा जैसे हम कैसे बोले, एकदम स्मूथ स्किन नहीं है ना, थोड़ा उसमें रिंकल्स है। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई कोई पेड़ में आपको ऐसे वाले मटर मिलेंगे, कोई कोई पेड़ में आपको ऐसे वाले मटर मिलेंगे, कोई कोई पेड़ में आपको ऐसे वाले मटर मिलेंगे। ऐसे क्यों होता है, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। तो ग्रेगोर जोहान मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे। ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सम, उनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ अभी आपको नोट करना है। He studied the inheritance of some characteristics of the pea plant. Okay, pea plant के ऊपर रिसर्च किया था। He showed that inheritance of these characteristics follows certain principles. जो ये जो गुण हम पाते हैं अपने माँ बाप से, वो कोई प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, वो ऐसे रैंडमली नहीं होता है। कैसे होता है वो आगे देखते हैं। लेटर दीज प्रिंसिपल्स बिकेम पॉपुलर बाय हिज नेम, इनके नाम से इनको ऑनर किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। ओके, मेंडल्स वर्क वॉज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन द 20th सेंचुरी। चाहे उन्होंने 1800s में काम किया था, 19th सेंचुरी के टाइम उन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन सिर्फ 20th सेंचुरी में उनका काम रिकॉग्नाइज हुआ। हाँ, आफ्टर अ रिकन्फर्मेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, अभी उनका प्रिंसिपल्स जब दूसरे साइंटिस्ट ने पढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि इसमें बहुत मतलब कुछ तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ये, तो उन्होंने उसके ऊपर और रिसर्च किया। हाँ, एंड द सेम प्रिंसिपल्स नाउ फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और उस प्रिंसिपल्स के ऊपर आज के जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, जो जीन्स के साथ जो बहुत सारे काम करते हैं साइंटिस्ट, वो उस पर बेस्ड है। ओके, अभी अब यहाँ पर एक चार्ट है, यहाँ देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या है, जो ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। रिसेसिव मतलब जो शांत रहता है। जैसे अभी यहाँ शेप ऑफ द सीड, यहाँ राउंड है और यहाँ रिंकल्ड है। ठीक है, यहाँ कलर ऑफ सीड है येलो और यहाँ पर ग्रीन है। अभी आप सोच रहे होंगे ये आर है तो ये डब्ल्यू क्यों नहीं है। अभी ये जो जेनेटिक्स में एक प्रिंसिपल है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बाहर सीड में दिखाई दे रहा है,
उसको कैपिटल आर करके, जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कैपिटल आर यानी कि कैपिटल जो उसका फर्स्ट नेम जो हम लोग यूज करेंगे, सपोज इसको हमने सपोज टॉल प्लांट लिया होता तो हम टी कैपिटल यूज करते थे और शॉर्ट प्लांट के लिए स्मॉल टी यूज करते थे। तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक राउंड है तो हम कैपिटल आर यूज करेंगे और उसका जो दूसरा रिसेसिव है मतलब जो पीछे है वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम स्मॉल आर यूज करेंगे। सेम येलो और ग्रीन, ये तो इसको जी नहीं यूज करेंगे हम लोग। येलो अगर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है तो उसी का स्मॉल केस लेटर हम लोग दूसरे कलर या दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिनोट करने के लिए करेंगे। ओके, वो एक ही ट्रेट का अलग अलग पार्ट है। फिर कलर ऑफ फ्लावर, यहाँ पर पर्पल है तो इसको अगर सी कहा गया है तो इसको व्हाइट होगा तो उसको स्मॉल सी, अगर या तो पर्पल को पी लिया होता तो इसको स्मॉल पी लेना पड़ता था। ओके, अभी शेप ऑफ पॉड, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इस पी में इन्फ्लेटेड है मतलब फूले हुए हैं और इसमें वो फ्लैट है। तो अगर इन्फ्लेटेड का आई कैपिटल लिया है तो इसमें स्मॉल आई जो भी फर्स्ट लेटर हो डजंट मैटर, आपने यहां जो लिया है उसका स्मॉल केस आपको इधर लेना है। ओके, अभी पोजीशन ऑफ फ्लावर, इधर एक्सिलरी है मतलब ये इधर से ब्रांच आउट होके फ्लावर्स आ रहे हैं, इधर टर्मिनल है मतलब एकदम एंड में फ्लावर्स आ रहे हैं। तो अगर एक्सिलरी डोमिनेंट है तो हमने कैपिटल ए लिया है तो हम टर्मिनल को स्मॉल ए लेंगे। और हाइट ऑफ प्लांट यहाँ पर टॉल है तो हम टॉल टी लेंगे और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लेंगे। ठीक है, तो 7 म्यूचुअली कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना ये चार्ट, इसमें आप 7 कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो जो पी प्लांट में विजिबल है। क्या है वो? सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर का पोजीशन और प्लांट का हाइट। ओके, तो ये सब आप देख सकते हो ना अपने नेकेड आइज से। तो वही इसी के ऊपर ग्रेगोर जोहान मेंडल ने रिसर्च करके हमें बहुत सारी चीजें बताई। अभी सम डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो डोमिनेंट है ज्यादातर लोग जो कर पाते हैं वो रोलिंग टंग है, हमसे ज्यादातर लोग टंग रोल कर लेते, कोई नहीं कर पाता, वो रिसेसिव है। प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स, ठीक है, ज्यादातर हम सब के हाथ में बाल रहते हैं बहुत, और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स। फिर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक एंड कर्ली हेयर और ब्राउन एंड स्ट्रेट हेयर रिसेसिव। फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब, ये जो हमारा जो कान का जो हमारा अगर ये फेस है, ये कान है आपका, तो आपका जो ईयर लोब है यहाँ फ्री है। किसी के कान की ईयर लोब ऐसे अटैच्ड रहते हैं, ऐसे फ्री नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं अगर आप समझ गए तो। अभी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो एक्सपेरिमेंट किया था ना मेंडल ने, उसने क्या किया, ही ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विथ ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उन्होंने क्या किया, 2 पी प्लांट लिए जिनमें सिर्फ एक ही बात थी जो अलग थी। ठीक है, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो उन्होंने 2 पी प्लांट, सेम टाइप के पी प्लांट लिए लेकिन उसमें एक ही बात थी जो कॉन्ट्रास्टिंग थी, मतलब जो अलग थी। सो एज टू स्टडी द मोनोहाइब्रिड रेशियो लेट अस कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट हाइट। तो उन्होंने क्या लिया, प्लांट का हाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया विथ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो जो पी प्लांट में यही फर्क था कि एक प्लांट टॉल था, एक प्लांट ड्वार्फ था या तो शॉर्ट था। ठीक है, तो ये दोनों पीस दे रहे, बाकी कुछ फर्क नहीं है। फ्लावर भी दोनों का शायद एक्सिलरी है होगा, दोनों में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे सीड का शेप, कलर, फ्लावर शेप, पॉड का शेप, कलर, पॉड का, फ्लावर का पोजीशन सब सेम था लेकिन हाइट में फर्क था। तो एक प्लांट टॉल था और एक प्लांट शॉर्ट था। तो ये 2 प्लांट के ऊपर मेंडल ने पहला एक्सपेरिमेंट किया। तो जब अभी जैसे पेरेंटल जनरेशन P1, इसका मतलब क्या है, ये जो प्लांट है, ये जो पहले 2 प्लांट लिए इसको फर्स्ट जनरेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो प्लांट होगा वो उसका पहला ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, तो टॉल पी प्लांट्स एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स वर यूज्ड इन दिस क्रॉस, हेंस दिस इज पेरेंट जनरेशन। क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक टॉल पी प्लांट और एक शॉर्ट पी प्लांट यूज किया, तो ये पहला पेरेंट जनरेशन है, इसलिए इसको P1 कहते हैं। मेंडल रेफर्ड टू द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अभी उन्होंने टॉल वाले को डोमिनेंट कहा और शॉर्ट वाले को रिसेसिव कहा।
द टॉल प्लांट वॉज रेफर्ड एज डोमिनेंट बिकॉज ऑल द प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन वर टॉल। क्यों उन्होंने उसको डोमिनेंट कह पाए? क्योंकि इन्होंने जब इसको क्रॉस किया तो इनके सीड से जो ये प्लांट्स उगे ना, सारे टॉल थे। मतलब इनकी जो बच्चे थे, इनकी जो प्रोजेनी थी, वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या हो गया, सारे प्लांट्स में टॉल कैरेक्टरिस्टिक आया, इसलिए उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या रखा, टॉल। ठीक है, और मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है अभी इन्होंने ड्वार्फ प्लांट तो यूज किया था, मतलब इनके बच्चों में कहीं ना कहीं और जो प्लांट्स आए सारे टॉल है बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से किसी में भी इसके कोई गुण नहीं होंगे। हमने देखा था ना कि दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो चाहे ये सारे टॉल आए, क्योंकि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो डोमिनेंट था, तो इस सब में टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स आए, लेकिन क्योंकि ये भी इनका पेरेंट है, इन सब में कहीं ना कहीं इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, है ना, लेकिन वो रिसेसिव है, वो डोमिनेंट नहीं है। The dwarf plant was referred to as recessive because this characteristic did not appear in the next generation at all. जो ये इनके जो जनरेशन में एक भी प्लांट में शॉर्ट नहीं था, इसलिए शॉर्ट वाले का जो ड्वार्फ का जो शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक इज रिसेसिव। ठीक है, अभी दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द पनेट स्क्वायर मेथड एज शोन बिलो। पनेट स्क्वायर इसको कहते हैं, इसको पनेट स्क्वायर कहते हैं। ओके, तो इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा, हम ये टेबल देखते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने फिनोटाइप का मतलब है उनका कैरेक्टरिस्टिक, टॉल एक ड्वार्फ। जीनोटाइप मतलब हम जो इनको असाइन करते हैं, जो सिंबल्स असाइन करते हैं। ठीक है, तो एक टॉल पेरेंट है और एक ड्वार्फ पेरेंट है। ठीक है, अभी दोनों ने एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टी है ना, दोनों में दो रहते हैं, दो एलील्स कहते हैं, दो रहते हैं। अभी दोनों अपने ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के टाइम एक कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो ये एक टी देगा और ये एक टी देगा। ठीक है, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसका टी और इसका शॉर्ट, क्योंकि ये ड्वार्फ है, ये पेरेंटल जनरेशन P1 में फिनोटाइप टॉल, ड्वार्फ में गैमीट्स टी के साथ आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जब कैपिटल टी पहला आ रहा है मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है टॉल। तो पेरेंटल जनरेशन P2 के साथ सेल्फिंग इन F1 में क्या मिलेगा हमको, टॉल टॉल। जीनोटाइप मिलेगा टी। कैसे आया देखो, ये अभी मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि इनके जो बच्चे थे, इनके जो प्लांट्स थे, सीडलिंग्स जो बड़े सारे टॉल थे, है ना, लेकिन इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें था। देखो ये टी कैसे आया, इससे एक मिला, इससे एक मिला, लेकिन डोमिनेंट था टॉल, है ना, ड्वार्फ डोमिनेंट नहीं था, टॉल डोमिनेंट था। तो अभी जो इनका अभी क्रॉस किया ना, अभी ये जो बड़े जो बच्चे आ गए, अभी इनका सब में टी है ना, सब में टी है ना, क्योंकि इनका जो पेरेंट था एक टी था और एक स्मॉल टी था, तो इन्होंने सबको एक एक दिया, है ना, तो सबको एक एक गैमेट मिला, तो टी। तो इसमें भी चाहे ये टॉल है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें रिसेसिव स्मॉल टी भी है। तो अभी आप इसको पनेट स्क्वायर में कैसे डालोगे, एक टी मेल गैमेट है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, फीमेल गैमेट स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अभी आपको कैसे भरना है आपको पता होगा ना, टी और टी एंड अभी देखो ये स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो देखो जैसे आप लिखते हो वैसे आपको ध्यान पड़ेगा। अभी देखो जीनोटाइपिक, इसमें दो टाइप के रिजल्ट आते हैं, एक जीनोटाइपिक रिजल्ट आता है और एक फिनोटाइपिक रिजल्ट आता है। तो अभी आप क्या देख रहे हो, एक तो कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे दो है ना, और एक स्मॉल टी। तो इसके एक है, इसके दो है और इसके एक है, तो रेशियो क्या है 1:2:1। ठीक है, एक टॉल, एक में कंप्लीटली टॉल जीन्स आए, एक में टॉल और शॉर्ट दोनों आए और एक एकदम ड्वार्फ आया। तो एक अभी इधर देखो, इसको पढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज दैट द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पास डाउन होते हैं पहले जिसमें पेरेंट में हो, पेयर्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो टुडे वी रेफर टू दीज फैक्टर्स एज जीन्स, ये है जीन्स। नाउ डोमिनेंट जीन्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे मैंने बताया आपको, और रिसेसिव जीन्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ओके, जो तो एज जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स,
Tall plants are denoted by TT and dwarf plants are denoted by small t small t. During gametogenesis, reproduction के process के time, these genes separate from each other. Due to this, two types of gametes, one containing factor T and other containing factor small t are formed. तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे क्योंकि पेरेंट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक है इक्वल अमाउंट में ऑफस्प्रिंग में आते हैं. ओके तो जब इनका जो सेकेंड जनरेशन में आप देखोगे कि ड्वार्फ प्लांट भी है. फर्स्ट जनरेशन में था क्या ड्वार्फ प्लांट? फर्स्ट जनरेशन में सब टॉल थे, लेकिन उनके अंदर रिसेसिव जीन था, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं दिया. लेकिन सेकेंड जनरेशन में टॉल के साथ ड्वार्फ भी दिखाई दिया. तो एक उसमें से एक था जिसमें पूरे टॉल जीन्स थे, क्योंकि इनमें कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं ना. जितने आप आगे जनरेशन जाओगे उतने कॉम्बिनेशन बढ़ जाते हैं. इसमें एक टॉल और एक शॉर्ट का जीन्स था और इसमें सिर्फ ड्वार्फ जीन्स था. तो आप यहां से इसको देखो, टीटी एक ही है, करेक्ट. इसको जीनोटाइप रिजल्ट आपको पनेट स्क्वायर से ऐसे निकालना है, ये टेबल से. टीटी आपको 1 लिखना है, अगर 2 होगा तो 2 लिखना है. अभी कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2 है, कट गए. और स्मॉल टी कितना है? 1 है. तो आपका रेशियो 1:2:1. अभी फिनोटाइप रेशियो क्या है? फिनोटाइप रिजल्ट्स, फिनोटाइप रेशियो का रिजल्ट क्या है? फिनोटाइप का मतलब क्या है? टॉल इज टू शॉर्ट. अभी यहां पर हम टॉल और शॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना. टॉल इज टू शॉर्ट. तो कितने प्लांट्स टॉल है? 1, 2 और 3 प्लांट्स टॉल है ना. तो 3 रेशियो इज टू शॉर्ट कितने? सिर्फ एक ही शॉर्ट है. तो 3:1 यहां पर रेशियो मिला है हमको. ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है जीनोटाइपिक रिजल्ट और फिनोटाइपिक रिजल्ट. ओके, अभी फर्स्ट फिलियल जनरेशन, अभी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया. देखो, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट फिलियल जनरेशन वेर टॉल, है ना. सारे पहले जनरेशन के सारे प्लांट्स टॉल थे. बट ही रियलाइज दैट टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वेर डिफरेंट फ्रॉम द टॉल प्लांट्स ऑफ P1 जनरेशन बिकॉज पेरेंट्स ऑफ F1 टॉल प्लांट्स आर टॉल एज वेल एज ड्वार्फ प्लांट्स. तो चाहे पहला जनरेशन में एक फुल टॉल था और दूसरा ड्वार्फ था, लेकिन उनके सेकेंड जनरेशन में क्या होएगा? दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके आएगा. तो जो पहले जनरेशन के जो टॉल, जो पेरेंट जनरेशन का टॉल प्लांट और जो उनके बच्चों के जो टॉल प्लांट है, उनके उसमें फर्क है. ठीक है, क्या फर्क है? कि उसमें जो फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स है, जो पहले बच्चे फर्स्ट 2 पी प्लांट्स के जो ऑफस्प्रिंग है, उनमें दोनों के जीन्स है. इसमें सिर्फ टॉल जीन्स थे, इसमें सिर्फ शॉर्ट जीन्स थे, लेकिन इन सब में दोनों के जीन्स मिलेंगे. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वेशंस ऑफ F1, ये है आपका F1 जनरेशन. Mendel concluded that factors of tall plants are dominant over the factors of dwarf plants. Though all the plants in F1 generation were tall, है ना, F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स टॉल थे, they contained the factor responsible for dwarfness. लेकिन उन सब के अंदर शॉर्ट होने की क्षमता थी. वो रिसेसिव जीन्स था उनमें शॉर्ट होने का, क्योंकि उनको यहां से मिली है वो, है ना. तो दैट इज दो द फिनोटाइप ऑफ F1 प्लांट्स इज टॉल. फिनोटाइप का मतलब है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक टॉल, दैट जीनोटाइप इज मिक्स्ड. जीनोटाइप क्या है? टॉल, जो उनका जो उनको अपने पेरेंट्स से जो मिक्स्ड मिला है. फिनोटाइप जो उनका फिजिकल आपको बाहर दिख रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और जीनोटाइप उनका जीन्स में क्या है वो है. जीन्स में क्या है? टॉल एंड शॉर्ट दोनों का जीन्स है, लेकिन फिनोटाइप में सिर्फ टॉल दिख रहा है. ओके, तो phenotype means external appearance or visible characteristics of organisms, for example tallness or dwarfness of plants, whereas genotype means the pairs of genes, okay, responsible for the visible characteristics. Now genotype of P1 tall plants is TT and produces only one type of gametes. ठीक है, एक ही टाइप के गैमेट है. फर्स्ट पेरेंट प्लांट में, जो पेरेंट प्लांट है, इसमें सिर्फ एक टाइप के क्या बोलते हैं, एक टाइप के गैमेट है. इसमें भी एक टाइप की गैमेट है. Thus based on this we can say that in case, but it produces 2 types of gametes TNT. Genotype of F1 tall plants is TT and it produces 2 types of gametes TNT. लेकिन आप इनके फर्स्ट जनरेशन में देख रहे हो कि 2 टाइप के गैमेट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से जो उनको मिले हैं. दस इसके बेसिस में आप क्या कह सकते हो कि टॉल प्लांट्स F1 एंड P1 जनरेशन दो दे शो सिमिलर फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर डिफरेंट. ओके, तो चाहे फिनोटाइप सेम है, उनके जीनोटाइप अलग है. देखो, है ना, फिनोटाइप सेम है लेकिन कि सारे टॉल है, लेकिन ये इसकी जैसे टॉल है, सारे टॉल है, लेकिन जीनोटाइप अलग है, उनमें दोनों का मिक्स्ड है. ओके, तो
मेंडल फर्दर कंटिन्यूड दिस एक्सपेरिमेंट एंड ब्रॉट अबाउट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन F1। अभी इनको जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो इनके बच्चे थे, ये बच्चे प्लांट में जो एक्सपेरिमेंट किया, तो सेकेंड फिलियल जनरेशन F2 पैदा हुआ। तो सेकेंड फिलियल जनरेशन में क्या देखा उन्होंने, इन द सेकेंड फिलियल जनरेशन मतलब इनके जो ऑफस्प्रिंग थे, ये वाले प्लांट्स के जो ऑफस्प्रिंग थे, F2 जनरेशन हो गया ना अभी, है ना, इनके ऑफस्प्रिंग जो F2 जनरेशन है, अकॉर्डिंग टू द उसमें क्या हो गया, टॉल एंड ड्वार्फ टाइप्स ऑफ प्लांट्स अपीयर्ड। अभी जो F2 जनरेशन में लंबे भी प्लांट थे, छोटे भी प्लांट थे, लंबे लंबे छोटे ऐसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स आए, क्योंकि उसमें अभी जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक भी किसी किसी प्लांट में डोमिनेंट हो गया, क्योंकि था वो कैरेक्टरिस्टिक। अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड बाय मेंडल, आउट ऑफ 929 पी प्लांट्स, कितने 929 पी प्लांट्स में 705 were tall and 224 were short. Thus, the phenotypic ratio of these plants is 3:1. मतलब 3 टॉल होंगे तो 1 dwarf होगा सेकेंड जनरेशन में. And genotypic ratio is 1 tall, 2 tall is to 1 short. Thus, it can be inferred that in the F2 generation, phenotypically there are 2 types of plants, whereas genotypically there are 3 types. आप यहाँ देख रहे हो, phenotype में ये दोनों टॉल प्लांट्स आएंगे, लेकिन मतलब 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट, लेकिन जीनोटाइप में आपको 3 अलग जीन्स, 3 अलग कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, एक को फुल टॉल, एक को टॉल एंड ड्वार्फ, एक को सिर्फ ड्वार्फ, है ना। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में फर्क है। अभी फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक एंड इंडिविजुअल कैरीज 2 फैक्टर्स, जैसे हमने देखा, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। व्हेन 2 आर रिसीव टुगेदर ओनली द डोमिनेंट इज एक्सप्रेस, ठीक है। जब क्योंकि हमको 2 मिलते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा, जब 2 मिलते हैं तो सिर्फ एक ही डोमिनेंटली एक्सप्रेस होगा और दूसरा रिसेसिव रहेगा। तो एन इंडिविजुअल कैरीज 2 फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट। तो हर ट्रेट के लिए, आंख का ट्रेट, आंख के कलर, कोई भी ट्रेट, कलर, शेप, जो भी, हर ट्रेट के 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो ओनली एक अपने बच्चे को पास कर सकता है। ओके, नाउ अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर अंडर कंसिडरेशन। 2 अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किए हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पी प्लांट जिसके राउंडेड और येलो कलर्ड सीड्स थे, उन्होंने एक पी प्लांट जिसके रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स थे उसके साथ क्रॉस किया, ठीक है। इसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक लिए उन्होंने, 2 कैरेक्टरिस्टिक लिया। एक क्या था, वो पी प्लांट के गोल और पीले सीड थे एक के, और दूसरे के रिंकल्ड और हरे सीड्स थे। अब इनको क्रॉस करके क्या मिला, हम यहाँ देखते हैं। अभी पेरेंटल जनरेशन P1, जिसको वो पहला क्रॉस करने वाला है, उसका राउंडेड येलो सीड। अभी मैंने कहा था अगर राउंडेड होगा तो उसका जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बताएंगे, स्मॉल। वही अगर इसको R यूज किया तो उसको स्मॉल R, अब इसको Y यूज किया है तो ग्रीन को G ने हम लोग स्मॉल Y यूज करेंगे। ओके, तो इसके कितने, इस कैरेक्टरिस्टिक के कितने उसको जीन्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे, है ना। तो R और इसके 2 Y। फिर रिंकल्ड के स्मॉल r, ग्रीन के स्मॉल y। अभी ये अपने बच्चों को ये दोनों में से सिर्फ एक ही देगा, इन दोनों में से भी सिर्फ एक ही देगा, ये भी एक देगा, ये भी एक देगा। तो RY देगा ये, और ये RY देगा, स्मॉल y। तो इनके फर्स्ट जनरेशन को क्या जीन्स मिलेंगे, R कैपिटल R, Y स्मॉल y। तो फिनोटाइप क्या है, राउंडेड येलो, है ना। ग्रीन किया है, क्यों नहीं, क्योंकि ये रिसेसिव है। अभी पेरेंटल जनरेशन P2, अभी इनको RRYY और RRYY इनके बीच में क्रॉस करेंगे, तो फर्स्ट जनरेशन है ना। अभी सेकेंड जनरेशन में हम इसके 2 क्रॉस करेंगे, यानी कि RRYY और RRYY। तो हमको क्या मिलता है, इसका एक R, इसका एक Y, फिर इसका एक R, एक RY। इसके देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, RY, ठीक है, फिर RY एंड RY, देख रहे। तो इसके 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, सेम विथ दिस। तो अभी आप ये जो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये एक R देगा, ये एक R देगा, है ना। फिर ये एक Y देगा, तो ये एक Y देगा। तो ऐसे देखो, इसको हमको इसमें डालना है, पनेट स्क्वायर में डालना है। देखो मेल गैमेट क्या दे रहा है, RY, फिर RY। अभी फीमेल गैमेट्स का आप इधर डालोगे, RY। अभी ये दोनों को मिला के आपको ये मिलेगा, ये दोनों इधर, ये दोनों इधर, और ये दोनों इधर। सेम थिंग इसके साथ इधर सेकेंड टेबल, ऐसे आपको भरना है।
तो आपको क्या मिल रहा है, ये पनेट स्क्वायर आपको भर गया। अभी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन P1 जनरेशन द पेयर ऑफ गैमेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। P1 जनरेशन में वो जो गैमेट्स के पेयर है इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, दैट इज RR-YY प्लांट्स ओनली RY टाइप गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड नॉट RR एंड YY, ठीक है। RR-YY नहीं होगा, RY only RY gametes are formed. Okay, similarly in RY, small y plants, only RY gametes are formed. Thus we can see that each pair of genes is represented in the gamete by only one gene from that pair. एक पेयर में से सिर्फ एक ही जीन आएगा। अभी आपको यहाँ जो भरना है, आप ये कैसे भरोगे? देखो, ये फिनोटाइपिक रेशियो मतलब उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखा रहा है, राउंड एंड येलो। कितने राउंड एंड येलो है इसमें आप बता सकते हो? देखो, ये कैपिटल, ये राउंड है और येलो है, करेक्ट। ये राउंड है और येलो है, ये राउंड है और ये येलो है, ये भी राउंड है और येलो है। तो 1 2 3 4 यहीं हो गए, 1 2 3 4, ओके। फिर ये भी राउंड और येलो है, फिर ये राउंड है लेकिन ग्रीन है, ये राउंड है और ये येलो है, ये राउंड है और ये ग्रीन है, ये राउंड है येलो है, राउंड येलो। फिर ये रिंकल्ड और येलो है, ये रिंकल्ड और येलो है। अभी इसमें ये भी राउंड और येलो है, ये राउंड और ग्रीन है, ये रिंकल्ड और येलो है, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो आपको कितने राउंड येलो मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप यहाँ पर 9 लिखोगे, ठीक है। अभी रिंकल्ड येलो कितने हैं? रिंकल्ड येलो का मतलब क्या होगा जीनोटाइप? रिंकल्ड येलो का जीनोटाइप होगा स्मॉल RR कैपिटल Y, ओके। तो स्मॉल r देखो रिंकल्ड एंड ग्रीन होना चाहिए, ओके। तो यहाँ देखो, ये रिंकल्ड है ना, हाँ, इसका रिसेसिव क्या है? रिंकल का रिसेसिव क्या है? स्मॉल r येलो, ठीक है। ये एक हो गया। फिर ये भी रिसेसिव, रिंकल्ड और येलो, ये रिसेसिव है लेकिन डोमिनेंट येलो है। फिर ये RR-YY, ठीक है। तो कितने मिले आपको? 1 2 3, तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे। अभी राउंड और ग्रीन कितने हैं? राउंड ग्रीन का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल R एंड स्मॉल y, ओके। तो हम यहाँ देखिए, कैपिटल R स्मॉल y, ये हो गया एक 1, कैपिटल R स्मॉल y 2, कैपिटल R स्मॉल y 3, ठीक है, 3, ये भी 3 है। अभी रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? रिंकल्ड ग्रीन का क्या जीनोटाइप निकलेगा? स्मॉल r एंड स्मॉल y। तो यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है? स्मॉल r स्मॉल y, ये एक, तो एक है। तो इसका रेशियो क्या मिला आपको? 9:3:3:1, ठीक है। तो ये सेकेंड जनरेशन में डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइपिक रेशियो है 9:3:1, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालोगे? अब यहाँ देखो RR-YY कितने हैं? राउंडेड येलो RR-YY, ये जो कॉम्बिनेशन है, कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? और कोई दिख रहा है? दोनों कैपिटल, दोनों R कैपिटल, दोनों येलो कैपिटल? नहीं ना, एक ही है, ओके। ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं। RR-YY कितने हैं? RR-Y कैपिटल और स्मॉल y, एक, ये 2, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे निकालने हैं, ओके। दिख रहा है ना? फिर 2 कैपिटल R 2 स्मॉल y, 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल y, एक मिल गया। और है क्या? नहीं, एक ही है। फिर ये RR-Y, ऐसे आपको निकालने हो, ओके। मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, बहुत सिंपल है, आप ये कर सकते हो अपने आप से। तो इसका रेशियो आपको क्या मिलेगा? 1:2:1:2:4:2:1:2:1. तो जो सेकेंड जनरेशन में 9 टाइप के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे अलग अलग, ठीक है, हाँ। लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो ये है 1:2:1, ठीक है। तो ये आप 2-3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, 2-3 बार आप ध्यान से करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप की प्रॉब्लम्स है। So based on the conclusions from the monohybrid cross, Mendel expected that in the F2 generation of dihybrid cross, plants would produce rounded yellow seeds. He was proved right.
Though the genotype of these plants was RRYY, their phenotype was like the parents producing rounded yellow seeds because yellow color is dominant over green and round shape is dominant over wrinkled. Due to the combination of two different characteristics in the F1 generation of the dihybrid cross, these plants are called dihybrid plants. इनको dihybrid plants क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर्स को लेके उसको रिसर्च किया था उसने, तो इसलिए दो कैरेक्टरिस्टिक को लेके F1 जनरेशन का हुआ था, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हुआ था, इसलिए इनको डाइहाइब्रिड प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक लिया था. क्या लिया था? हाइट ऑफ द प्लांट. डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो कैरेक्टरिस्टिक लिया. क्या क्या लिया? उसका कलर एंड शेप ऑफ द सीड, है ना. तो F1 जनरेशन के प्लांट्स जो डाइहाइब्रिड क्रॉस से प्रोड्यूस हुए वो 4 गैमेट्स थे. RY, R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y. Of these gametes, RY capital and RY small are similar to those of the P1 generation, है ना. तो F2 generation is formed through the selfing. अभी ये आप समझ गए होंगे अब कैसे पनेट स्क्वायर में सेम चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया. अभी यहाँ पर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में देखते हैं. ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? Diseases or disorders occurring due to abnormalities in the chromosomes and mutations in genes are called genetic disorders. हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, है ना. तो ये जो क्रोमोसोम है ना, अगर इसमें कुछ abnormality होती है ना, तो इससे क्या हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं. और जीन्स जो म्यूटेट हो जाते हैं, कभी म्यूटेशन सुना होगा आपने, जीन्स का म्यूटेशन, तो उसमें हमको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज इंक्लूड ईदर इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर्स एंड डिलेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. कब होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज? कभी क्रोमोसोम के नंबर या तो इंक्रीज, कुछ जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि देर आर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर एवरी स्पीशीज, है ना. तो अगर उसमें कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज हो सकते हैं. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है. क्लेफ्ट लिप. क्लेफ्ट लिप आपने देखा होगा, कोई के बच्चों के लिप्स ऐसे ऊपर नाक की तरफ पकड़ जाते हैं. जो नॉर्मल जो लिप्स है ना, उसमें उन लोगों का थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है, वो नाक की तरफ थोड़ा पकड़ जाता है लिप्स, तो उसे क्लेफ्ट लिप कहते हैं. एल्बिनिज्म क्या होता है? जिसमें बच्चे का कलर एकदम ही सफ़ेद हो जाता है, उसका आई लैशेस, उसका कलर एकदम ही सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, उसके बाल गोल्डन रहते हैं, सब एकदम ही पेल कलर होता है. एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया. सिकल सेल एनीमिया उसमें आगे बताया, हीमोफीलिया भी ब्लड का डिसऑर्डर है. तो ये सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज से होते हैं. ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स. ठीक है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स है. कैसे है वो? 23 पेयर्स में. 23 प्लस 23 कितना होता है? 46. तो यहाँ देख रहे हो ना, ये जो है पेयर्स में हमें हमारे बॉडी में क्रोमोसोम मिलते हैं. तो देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड शेप ऑफ दिस क्रोमोसोमल पेयर्स. हर क्रोमोसोमल पेयर्स की शेप और साइज अलग है, और इनको नंबर किए गए हैं. इसमें से आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स. ठीक है, जो 23 पेयर्स है उसमें से 22 पेयर है ऑटोसोम और 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम, जो हमने पहले देखे थे. ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव, जो हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन्हें सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं. और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका शेप उनका अलग ही रहता है. ठीक है, बाकी 23 पेयर्स आर ऑटोसोम्स. क्रोमोसोम्स इन वुमन आर रिप्रेजेंटेड एज 44 प्लस XX एंड इन मैन एज 44 प्लस XY. तो अगर XX देखते हो तो वो लेडीज का है, XY मेन के लिए है. ठीक है, Mendel has shown in his experiments that there exist 2 types of genes, dominant and recessive, जैसे हमने देखा. If we take into account the number of chromosomes in human cells, their sex-related types and types of genes on the chromosomes, dominant and recessive, we can see where genetic disorders originate and how they are inherited. अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ आ जाते हैं. तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिसऑर्डर्स जो होते हैं हमारी ह्यूमन बीइंग्स में, उसको थोड़ा सा बताया इधर. अभी देखो, डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी. यहाँ पर फॉलोइंग अदर डिसऑर्डर्स. ओके, ड्यू टू न्यूमेरिकल, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज होती है. ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट स्टेराइल इफ देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज लेस. ठीक है, इंस्टेड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनी ऑटोसोमल पेयर, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मैलिटीज अराइज एंड द लाइफ स्पैन इज शॉर्टन. जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, जो 22 ऑटोसोम्स है, उसमें से कोई भी एक ऑटोसोम का कम ज्यादा कुछ हो गया, कुछ बढ़ गया, तो क्या होता है? फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मैलिटीज होने की बहुत चांस हो जाती है और उससे
लाइफ स्पैन यानी कि जो जीने की उम्र भी कम हो जाती है। अभी आपने डाउन सिंड्रोम के बहुत बच्चों को देखा होगा, है ना। तो डाउन सिंड्रोम 46+1 या ट्रिसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम कहते हैं, ट्रिसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। तो जो 21वें क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ होता है तब जाके ये होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। Down syndrome is a disorder arising due to chromosomal abnormality. This is the first discovered and described chromosomal disorder in human beings. This disorder is characterized by the presence of 47 chromosomes. जहाँ 46 होने चाहिए यहाँ पर 47 हो जाते हैं. It is described as trisomy of the 21st chromosome. जिन इन्फेंट्स को डिसऑर्डर होता है उनके पास उनके 21st पेयर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हर सेल में होता है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। Therefore, they have 47 chromosomes instead of 46. ये बच्चे ज़्यादातर मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनका मेंटल ग्रोथ बहुत शॉर्ट होता है, कम मतलब बहुत लेट होता है, और उनका लाइफ भी ज़्यादा लंबा नहीं रहता, जल्दी उनका डेथ हो जाता है। तो मेंटल रिटार्डेशन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। बाकी सिम्टम्स क्या है? हाइट कम होती है, शॉर्ट वाइड नेक, फ्लैट नोज, नाक चपटा रहता है, थोड़ा शॉर्ट फिंगर्स, शॉर्ट और स्टबी फिंगर्स रहते हैं, हाँ फिंगर्स ना छोटे छोटे दिखते हैं, बाल बहुत कम रहते हैं, और उनके जो पाम है ना, उनका जो अंदर का हाथ का अंदर का जो पोर्शन है ना, उसमें जहाँ हमारे बहुत सारे लाइंस दिखते हैं ना, जो बोलते हैं रेखाएं, उनमें सिर्फ एक ही रहती है। एंड उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल के ऊपर नहीं जाती है। मैं किसी को जानती थी जो 25 साल की उम्र में मर गई, उसको डाउन सिंड्रोम था, तो उतना ही है, लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं रहता इनका। फिर टर्नर सिंड्रोम, कोई कोई ज़्यादा भी जीते, ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर कम लाइफ स्पैन रहता है। टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, एज विथ ऑटोसोम्स अबनॉर्मेलिटीज इन द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑल्सो कॉज सम डिसऑर्डर्स। इसमें हमने ऑटोसोम में डिसऑर्डर देखा था, इसलिए सेक्स क्रोमोसोम में जो डिसऑर्डर होता है उसमें होता है। उसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम और 44+X अराइसेस ड्यू टू इधर इनहेरिटेंस ऑफ ओनली 1 X क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट्स और ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द जेंडर रिलेटेड पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम्स। ये टर्नर सिंड्रोम कब होता है, या ड्यू टू इधर इनहेरिटेंस, यानी कि जो पेरेंट्स से सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम मिला है, या जो जेंडर रिलेटेड पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स का जो जेंडर से रिलेटेड जो पार्ट होता है वो क्रोमोसोम का, वो एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 44+XX, देखो हमने यहाँ देखा था ना, लेडीज में 44+XX और जेंट्स में 44+XY होता है। तो इस डिसीज में क्या होता है, सिर्फ 44+X मिलता है, एक X रह जाता है। हाँ, या तो वो इनहेरिटेंस से होता है, या तो कोई तो इनएक्टिवेशन ऑफ द जो क्रोमोसोम का जो जेंडर रिलेटेड जो पार्ट है वो एक्टिवेट नहीं हो, उसकी वजह से होता है। So, instead of the normal 44+XX condition, women suffering from Turner syndrome show a 44+X condition. Such women are sterile, that is unable to have children due to improper growth of the reproductive organs. इनके reproductive organs ठीक से develop नहीं होते, ये ज़्यादातर लेडीज में होता है, तो इनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है 44+XXY, ये आदमियों में होता है, ये औरतों में होता है टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मैन में होता है। ये क्यों होता है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी से होता है। इन दिस डिसऑर्डर मैन हैव 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, जहाँ आदमी को XY होना चाहिए ना सिर्फ, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम उनको मिल जाता है, तो उनका कंडीशन 44+XXY हो जाता है। ये भी स्टेराइल होता है, मतलब इनके भी बच्चे नहीं हो पाते हैं, बिकॉज उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, फिर डिसीजेस अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, मोनोजेनिक डिसऑर्डर। अभी डिसऑर्डर्स और डिसीजेस अराइजिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन एनी सिंगल जीन इनटू अ डिफेक्टिव वन आर कॉल्ड मोनोजेनिक। कभी अगर जीन में म्यूटेशन होके वो डिफेक्टिव हो गया तो उसको मोनोजेनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, हमारे जीन से हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं ना, अभी उस जीन में अगर कुछ डिफेक्टिव हो गया म्यूटेशन की वजह से कोई भी सिंगल जीन में, तो वो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4000 डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ दिस टाइप आर नाउ नोन, मतलब कितने सारे डिसऑर्डर इसके देखो 4000 के ऊपर है। ड्यू टू अबनॉर्मल जीन्स देयर प्रोडक्ट्स आर इधर प्रोड्यूस्ड इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी और नॉट एट ऑल। अगर जीन्स प्रॉपरली अगर डेवलप नहीं हुए, अबनॉर्मल है, तो उनका जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बना पाते हैं। जो जीन का जो फंक्शनिंग के लिए जो प्रोडक्ट है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता है, तो इट कॉजेस abnormal metabolism that may lead to death at a tender age। तो इससे बहुत डिफिकल्टीज बच्चे के बॉडी में आ सकती है। इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, हचिनसन्स डिसीज, टे सैक्स डिसीज, गैलेक्टोसीमिया,
फिनाइल केटोन्यूरिया, सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, अल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस एट्सेट्रा। बहुत सारे हैं, 4000 के ऊपर है, तो इसमें से कुछ कुछ यहाँ बताए हैं। तो अगर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स पूछेंगे तो आपको ये बताने, ठीक है। तो इसमें से कुछ बताए इधर। एल्बिनिज्म क्या होता है, इसमें ये आर आई स्किन एंड हेयर हैव कलर ड्यू टू ब्राउन पिगमेंट। जो मेलेनिन प्रोड्यूस होके हमारे बाल और आंखों को जो कलर मिलती है वो इनमें एब्सेंट होती है। इनकी बॉडी मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है। तो स्किन क्या हो जाता है, स्किन सफ़ेद दिखने लगता है, पेल, बाल भी सफ़ेद लगते हैं, आईज पिंक जैसे लगते हैं, देखो इनकी आंखें। एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट इन द रेटिना एंड स्क्लेरा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ कर नहीं पाते, दे आर वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, सब कुछ है, लेकिन ये कुछ डिसऑर्डर है जिससे इनको सन में जाने से बहुत तकलीफ होती है। फिर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइनर चेंजेस इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए में लीड टू डिसीजेस और डिसऑर्डर्स, ठीक है। डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में प्रोटीन और डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस हो गए तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत डेलिकेट है वो। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज ग्लूटामिक एसिड एज ए 6th अमीनो एसिड। 6वां अमीनो एसिड हमारे जो हीमोग्लोबिन है ना, ब्लड के हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। हाँ, इस केस में क्या होता है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन करके अगर एसिड से रिप्लेस हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वेलिन हो गया तो हीमोग्लोबिन का शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है वो उनका शेप चेंज होके सिकल के शेप में होता है। अपने सिकल कटे जो हम हार्वेस्ट के लिए फसल काटने के लिए यूज करते हैं ना, ऐसे सिकल, इसलिए इसको सिकल सेल बोलते हैं। ये ऐसे शेप में बदल जाते हैं। हाँ देखो, एक पिक्चर दिखा है, इनका शेप ऐसा हो जाता है, जो नॉर्मल शेप ऐसा होना चाहिए ब्लड आरबीसी का, वो ऐसा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड का हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमको पता है ना ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है, तो इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली ऐसा शेप हो गया, इससे ऐसा हो गया, तो क्या होगा, ये ज़्यादा कैरी करता है ना ऑक्सीजन, ये कम कैरी करेगा, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। तो in this condition, clumping and thereby destruction of erythrocytes occurs most often. As a result, blood vessels are obstructed and the circulatory system, brain, lungs, kidney, etc. damaged. ठीक है, जब ठीक से सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जब प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स की शेप खराब हो गए सिकल सेल एनीमिया में, तो जो ब्लड वेसल का जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा प्रॉपर हर जगह ब्लड सप्लाई प्रॉपरली होता नहीं है। हाँ, तो क्या होता है, क्लम्पिंग मतलब एक साथ जो ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, एंड एरिथ्रोसाइट्स यानी कि जो हमारे WBC है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ, इससे ब्लड वेसल्स भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब वो फ्लो खराब हो जाता है। तो इससे सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन, लंग्स, किडनी को भी डैमेज हो जाता है। तो ये भी एक हेरिडिटरी डिसीज है। ये जब बच्चा जो कंसीव होता है पेट में, तब ये जीन्स में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है। तो अगर दोनों माँ बाप सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड हैं तो दोनों कैरियर्स हैं डिसीज के, है ना, चाहे डोमिनेंट नहीं होगा लेकिन दे आर कैरियर्स, और उनके बच्चों में बहुत चांसेस है ये डिसऑर्डर आने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि शादी करने के पहले ये इसका टेस्ट करके लेने से अच्छा है, कि नहीं तो बच्चे बहुत जल्दी, मतलब बच्चे अगर बीमार पैदा होंगे तो क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा टेस्टिंग करने से अच्छा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया। एक तो जो कैरियर है, जो लेके घूमता है, मतलब जिसके बॉडी में वो कैरियर, ही कैरिंग द सिकल सेल एनीमिया का जीन। फिर सफरर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, SS, जो सफ़र कर रहा है, जो अब इसको है, कैरियर है लेकिन ये सफ़र नहीं कर रहा है, ये सफ़र कर रहा है। और सिकल सेल एनीमिया का सिम्टम्स क्या है, हाथ और पैर सूज जाते हैं, जॉइंट पेन होता है, बॉडी एक होता है, कोल्ड एंड कफ बहुत होता है, फीवर हमेशा रहता है, थकान बहुत लगती है, खून की कमी है। हाँ, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, नॉर्मल और अफेक्टेड सफरर सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मल में कैसे रहता है, और जिसका ये है क्या बोलते हैं, जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको कैसा है, देखो। तो यहाँ पर देखो एक टेबल दिखाया है, इसमें AA मतलब एक नॉर्मल आदमी है, AS मतलब वो कैरियर है, और SS सफरर है, ठीक है। तो अगर मैन नॉर्मल है, वुमन नॉर्मल है, तो बच्चे भी नॉर्मल होंगे। अगर मैन नॉर्मल है और वुमन कैरियर है, और या मैन अगर या तो उसमें नॉर्मल है या कैरियर है, या वुमन कैरियर है या नॉर्मल है, तो आधा 50-50% चांस होता है।
अभी अगर आदमी नॉर्मल है या सफरर है, या वुमन सफरर है या नॉर्मल है, तो क्या होगा, सारे प्रोजेनी, सारे बच्चे उनके कैरियर होंगे। फिर अगर एक कैरियर है और दूसरा भी कैरियर है, तो 25% बच्चे नॉर्मल होंगे, 25% सफ़र कर सकते हैं, सफ़रर्स होंगे, मतलब उनको दे विल बी सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, और 50% उसमें कैरी करेंगे उसको, वो जीन को, डिफेक्टिव जीन को। फिर अगर एक कैरियर है या सफ़रर है और दूसरा भी ऐसी है कैरियर या सफ़रर है, तो 50% उनके बच्चे कैरियर होंगे और 50% सफ़र करेंगे। और अगर दोनों पेरेंट सफ़र कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया से, तो सारे प्रोजेनी भी सफ़र करेंगे। ठीक है, अभी इसके रेमेडीज क्या है। दिस डिसीज इज स्प्रेड इन ओनली वन वे। ये जो डिसीज है, देखो एक बच्चे का हाथ कैसा लग रहा है, सिकल सेल एनीमिया जिसको, कितना बेचारा लग रहा है, देखो हाथ इसका कितना तकलीफ होता होगा, सोचो। तो दिस डिसीज इज स्प्रेड इन ओनली वन वे, एक ही तरीके से फैलता, कैसा, बच्चे होने से ही, मतलब बच्चों को पास ऑन होता है ये, और कोई तरीके से फैलता नहीं है, कंटेजियस नहीं है ये। बच्चों जब हम रिप्रोड्यूस करने के टाइम अगर दोनों कैरियर है, तो बच्चे को भी मोस्ट लाइकली हो जाएगा। या तो ये जैसे यहाँ पर हम टेबल में देखे थे चांसेस कैसे रहते हैं, तो बोला जाता है हस्बैंड एंड वाइफ को शादी के पहले ब्लड टेस्ट करके लेना चाहिए। और जो कैरियर है या सफरर है, उसको दूसरे कैरियर या सफरर के साथ शादी करना अवॉइड करना चाहिए। और डेली फोलिक एसिड का टैबलेट इनको लेने के लिए कहा गया है। ओके, फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। अब ये दूसरा टाइप का हेरिडिटी डिसऑर्डर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ माँ से मिलता है। ये भी डिफेक्टिव हो सकता है म्यूटेशन की वजह से। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया किससे डेवलप कंट्रीब्यूट होता है, मदर्स के एग सेल से। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स सिर्फ मदर से ही मिले जाते हैं। एक है लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, ये याद रखो, बस एक ही उसका बताया है। नो डिसऑर्डर्स ड्यू टू म्यूटेशंस इन मल्टीपल जीन्स। अगर एक से ज़्यादा जीन्स में म्यूटेशन हो रहा है तो उसको पॉलीजेनिक बोला जाता है। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, जो हमने मोनोजेनिक डिसऑर्डर देखा था इसमें, ये क्योंकि एक जीन में म्यूटेशन हुआ था, यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा जीन में म्यूटेशन हुआ तो उसको पॉलीजेनिक बोलते हैं। पॉली मतलब मल्टीपल। इन मोस्ट डिसऑर्डर्स देयर सिविरिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द फीटस। ठीक है, तो डिसऑर्डर ये वाले डिसऑर्डर्स में जो उसका सिविरिटी, मतलब जितना ज़्यादा तकलीफ कब होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर वो बच्चे के ऊपर लगते हैं, मतलब फीटस को, जो बच्चा जब पेट में रहता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, स्पिना बिफिडा, जिससे बच्चे का स्पाइन एकदम डिफेक्टिव हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, और टेढ़ा हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर, अस्थमा, ओबेसिटी और ऑल्सो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। ये भी एक टाइप के पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स ही हैं। लेकिन ये जो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है, दे डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। दीज डिसऑर्डर्स अराइज फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल एंड डिफेक्ट्स इन सेवरल जीन्स। ये जीन्स के में डिफेक्ट के अलावा हमारे एनवायरनमेंट, मतलब जो हम हमारे आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है या हम जहाँ रहते हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा, उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है, और हम जो लाइफस्टाइल जीते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो हम ये सब ओवरकम कर सकते हैं, जैसे हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से भी थोड़ा बहुत हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपने आप से पढ़ के देख लो, ये टोबैको खाने से क्या होता है। और आपके घर में कोई टोबैको खाता है तो आप उसको एक फ़ोटो दिखा के बताओ, ऐसा हालत होने से अच्छा है खाना बंद कर दो, कैंसर वैंसर बहुत कुछ होता है। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज है आपका, एक बार देख लेते हैं, जहाँ पर अगर बुक में आंसर है तो मैंने आपको पेज नंबर बताया। ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बाय जीन, हेंस दे आर सेड टू बी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ heredity. Organisms produced by asexual reproduction show minor variations. The component which is in the nuclei of cells and carries the heredity characteristics is called chromosome. Chromosomes are mainly made up of DNA. Organisms produced through sexual reproduction show major variations. ठीक है, now explain the following. आप इसको A को आपका आंसर आपको 185 पेज में मिल जाएगा, ये 186 पेज में, ये भी 186 पेज में है। Is it right to avoid living with a person suffering from a genetic disorder? क्या आप कोई जेनेटिकली कोई अगर डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, क्या आपको उनसे अलग रहना जरूरी है कि आपको उसको अवॉइड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। आपके घर में कोई ऐसा है तो उसका अच्छा देखभाल करो। ठीक है, अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ये भी आपको सारे, देखो ए आपको पेज 181 में मिल जाएगा, बी भी 181 में है, सी 182 जो ब्लू बॉक्स के अंदर है, डी 183 में, ई 191 में। ठीक है,
वाई इज इट नेसेसरी? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया होने का चांसेस है, इसलिए दे शुड चेक वेदर दे आर कैरियर और सफरर। सफरर होंगे तो पता चल जाता है, कैरियर होंगे तो भी डेंजरस है ना। तो राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ईच। डाउन सिंड्रोम का आपको 189 में मिल जाएगा, मोनोजेनिक डिसऑर्डर 190, सिकल सेल एनीमिया सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट 190। ओके, अभी ये भी आप खुद से कर लो, ये इजी है। नाउ ये सब आपको ऑलरेडी अभी समझा है ना, उसका ये टेबल है, ठीक है। तो आपको मैच करना है, इंटर रिलेट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द गिवन रिलेशनशिप। अभी 44+X इज टर्नर सिंड्रोम है ना, तो 44+XSY हमने देखा था, क्या था वो? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर 3:1 मोनोहाइब्रिड, तो अब डाई हाइब्रिड करते हो तो कितना मिलता है हमको? हमने वहाँ टेबल बनाया था, देखो 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड। ओके, फिर वुमन को टर्नर सिंड्रोम होता है, मैन को क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अभी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स का टेबल बताया, सॉरी ये डायग्राम कंप्लीट करने के लिए बोला। तो अभी हमने देखे थे 4 टाइप के, कौन से हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज, मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स एंड पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। तो इसके साथ आपका ये लेसन खत्म होता है। आई होप आप समझे हो। स्टडी वेल, एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ो। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस।